हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आया हूँ आप सभी के साथ, फिर से वही मेहनत को दोहराने के लिए। कुछ समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिनको सुलझने के बाद मैं अर्पण चैटर्जी आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम शुरू करते हैं एक एकदम नया चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो क्लास 12 की केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका कुछ सारे लेक्चर आएंगे आप सभी के पास। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों देखो, 1798 ये जो साल है, इधर टेजर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था उस समय। वो टेजर्ट एक काम कर रहे थे, वो कोबाल्ट क्लोराइड जो था COCl2 6H2O कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, उसके साथ एक्सेस एमोनिया का रिएक्शन करवाए थे। और आप लोगों के सामने ये टेजर्ट ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड नाम का एक ऑरेंज प्रेसिपिटेट लाए थे। मतलब COCl2 6H2O के साथ कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट के साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ एमोनिया, इसकी रिएक्शन करवाने के बाद ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड नाम का एक ऑरेंज प्रेसिपिटेट आप लोगों के सामने ले आए थे। और इससे यहां से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो मोड़ है उसकी शुरुआत होती है। और इधर से हमको जानना पड़ेगा, जो केमिकल कंपाउंड्स है उनको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक तो है सिंपल कंपाउंड, जो कि है फास्ट ऑर्डर कंपाउंड, और एक है हाई ऑर्डर कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जो हम आयोनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, जो हम कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ते हैं, उसको हम बोलेंगे NaCl, KF। ये जो कंपाउंड वगैरह है इनको हम बोलेंगे सिंपल कंपाउंड या फास्ट ऑर्डर कंपाउंड। और हाई ऑर्डर कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जो एक्चुअल टाइप है वो दो टाइप होते हैं। एक को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट और कपल सॉल्ट, और एक को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों के सामने ये सब है। अब देखो दोस्तों, जो हमारे एक्चुअल नेसेसिव कंपाउंड है, मतलब जिनको हम इन सारे दौर में देखते हैं, जो कि है हीमोग्लोबिन, जो कि है क्लोरोफिल, जो कि है हीमोसायानिन, ये जो सारे कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन में क्या है? हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे Fe आयरन है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, सायानोकोबालामिन जो कि विटामिन B12 का नाम है, इसमें कोबाल्ट है, हीमोसायानिन में कॉपर है। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमको पहले जानना पड़ेगा। ये सब हम आप लोग पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद दूसरे स्लाइड में जाते हैं। देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आज सिर्फ हम इंट्रो लेंगे। तो देखो, फास्ट ऑर्डर कंपाउंड या जो सिंपल कंपाउंड है वो तो आसान है, वो आयोनिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं। वो आयोनिक कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम फास्ट ऑर्डर या सिंपल कंपाउंड के तौर पे चिन्हित करते हैं। और उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कहां से? डबल सॉल्ट से। आपको पढ़ना पड़ेगा जहां से, वो है डबल सॉल्ट्स। ये जो डबल सॉल्ट्स है, एक बात को सुन लेना, इधर क्या होगा, ये डबल सॉल्ट कई तरीके की हो सकते हैं। CuSO4 5H2O, इधर ये है कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। FeSO4 7H2O, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। Na2CO3 10H2O, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। Na2SO4 10H2O, इसको हम बोलते हैं ग्लोबार सॉल्ट। ये जो सारे हैं, इन सभी में क्रिस्टलाइन वाटर्स की उपस्थिति है, इन सभी में क्रिस्टलाइन वाटर की एक सख्त उपस्थिति है। तो ये डबल सॉल्ट में क्या होते हैं, यहाँ दो सॉल्ट है, एक सॉल्ट है, इसके साथ क्या है, एक क्रिस्टलाइन वाटर है, इनको भी हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। और इसी के साथ साथ डबल सॉल्ट की कुछ चुनिंदे एग्जाम्पल है जिनको एग्जामिनेशन में ले आया जाता है, और एग्जामिनर ये तीनों सॉल्ट को गौर तरीके से देखकर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो भाई साहब, ये जो डबल सॉल्ट है, इनमें सबसे पहले जो आता है वो है एलाम। क्या आता है? एलाम। एलाम क्या है? आपको अगर कोई बोले एलाम, तो आप बहुत ध्यान से सुनना। M2SO4
होल थ्राइस M2SO4 डॉट M2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, मतलब कितना क्रिस्टलाइन वाटर होगा? 24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर इनमें प्रेजेंस रहेंगे। अब देखो M2SO4 मतलब इधर इस M की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1। M2SO4 होल 3, इस M की क्या है? इस M की है 3, मतलब एक मेटल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और एक मेटल उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। एनायन में ये कॉमन एनायन इफेक्ट दिखलाएगा, मतलब M2SO4 इधर भी सल्फेट एनायन के तौर पे है, इधर भी M2SO4 होल थ्राइस में भी सल्फेट एनायन के तौर में है। अब देखो एलाम का एक्चुअल जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो ये है। अब इनसे K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, इसको हम बोलेंगे पोटास एलाम, इसको हम बोलेंगे पोटास एलाम। ये क्या है? ये है पोटास एलाम। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, इसके साथ साथ K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस Cr2SO4 होल थ्राइस 24H2O, इसको हम बोलेंगे क्रोम एलाम, इसको हम बोलेंगे क्रोम एलाम, CHR होगा, क्रोम एलाम। क्या होगा? ये है क्रोम एलाम, ये है पोटास एलाम। मतलब देखो K2SO4 इनमें पोटासियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1। Al का क्या है? 3। इधर पोटासियम का क्या है? 1। Cr का क्या है? 3। मतलब दोनों ही सल्फेट होगा, मतलब दो सॉल्ट की कंबाइंड ये सॉल्ट है, दो सॉल्ट की कंबाइंड सॉल्ट है, तो ये एक कपल सॉल्ट है, ये एक डबल सॉल्ट है। तो ये वाला सॉल्ट इनमें भी सल्फेट है, ये वाला सॉल्ट इनमें भी सल्फेट है। एक सल्फेट के साथ जो मेटल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और एक मेटल का +3 है, इसको हम एलाम बोलेंगे, इसको हम एलाम बोलेंगे। नोट करो। अगर एलाम नोट करना हो गया तो देखो एलाम के बाद आप सभी के सामने जो चीज आएगा उसका क्या नाम है? आप बोलोगे भाई साहब दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्कोनाइट। क्या आते हैं? दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्कोनाइट। पहले तो हमको क्या मिला? पहले हमको एलाम मिला, पहले हमको क्या मिला? पहले हमको एलाम मिला। अब दूसरे नंबर पे आएंगे स्कोनाइट। MSO4 M2SO4 6H2O। ध्यान से गौर करना, बहुत ध्यान से देखो। MSO4 इधर पहला मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2। M2SO4 इसका क्या है? 1। मतलब पहले जो एलाम था उसमें था 1 3। M2SO4 होल थ्राइस, पहले क्या था? M2SO4 होल थ्राइस 24H2, मतलब 24 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर थे, और उसके साथ साथ पहला वाला जो मेटल था वो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और दूसरा वाला जो एक्चुअल मेटल था वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा था। इधर पहले वाला 2, दूसरे का 1 है। एक एग्जाम्पल ले लो इसके साथ साथ। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आप बोलोगे सर MSO4 M2SO4 6H2O, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? इसका एक एग्जाम्पल होगा, ये मोर सॉल्ट की एग्जाम्पल आता है, इधर मोर सॉल्ट की एग्जाम्पल आता है FeSO4 NH4 होल 2SO4 6H2O। ये क्या है? ये मोर सॉल्ट है। क्या है ये मोर सॉल्ट है। आप लोगों का जो टाइट्रेशन वगैरह होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें ये बहुत काम आते हैं। तो देखो FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। देखो इधर ये Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है और ये जो एमोनियम वाला हिस्सा है ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा। तो ये मोर सॉल्ट किसका एग्जांपल है? स्कोनाइट का। मतलब एलाम की एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्या आया था? पोटास एलाम या क्रोम एलाम। पोटास एलाम और क्रोम एलाम क्या था? एलाम की एग्जांपल थे। स्कोनाइट की एग्जांपल क्या है? मोर सॉल्ट एक स्कोनाइट की एग्जांपल है। और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे आते हैं कार्नालाइट। तीसरे नंबर पे आते हैं कार्नालाइट। इधर क्या होगा? MCl डॉट MCl2 डॉट 6H2O। ध्यान से सुनना, MCl मतलब 1, MCl2 मतलब 2। तो एक बात ध्यान से सुनो भाई साहब, ये डबल सॉल्ट वाला जो हिस्सा है इसको हटाते हैं, और एक बात इस स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देख लेना।
नंबर 1 पर आता है एलार्म, नंबर 1 पर आता है एलार्म, और एलार्म में क्या है, एलार्म में है M2SO4 डॉट M2SO4 होल थ्राइस 24H2O। पहला वाला जो M है मेटल है, पहला वाला जो M है मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, दूसरे का है 3, दूसरे का है 3, ये 2 1, ये है 1 2, क्या होगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इधर देखो KCl का 1, मैग्नीशियम का 2, मतलब एक बात को ध्यान से सुनना, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो डबल सॉल्ट है, जो डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट एक्चुअल में तीनों टाइप के हैं। हमारे सिलेबस में इंक्लूडिंग ये तीनों टाइप आते हैं। एक नंबर पे आता है एलार्म, जिनका हम एग्जांपल लिए है पोटास एलार्म या क्रोम एलार्म, दूसरे में आता है स्कोनाइट जिसका एग्जांपल है मोर सॉल्ट, और तीसरे में आता है कार्नालाइट जो कि ये है। अब सुनो, पहले वाले जो एलार्म है उनमें इसका एक्चुअल जनरल फॉर्मूला क्या है, M2SO4 डॉट M2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। 24H2O मतलब 24 क्रिस्टलाइन वाटर्स वो एलार्म में उपस्थित है। और उसके साथ साथ पहला वाला जो मेटल है, दोनों ही मेटल सल्फेट है, एलार्म में दोनों ही मेटल सल्फेट है। पहला वाला मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, दूसरा वाला मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। उसके बाद आता है स्कोनाइट, ये भी दोनों ही मेटल सल्फेट है, और उसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल की क्रिस्टलाइन वाटर उपस्थित है। किसमें, स्कोनाइट में देखो 6 क्रिस्टलाइन वाटर्स है, 6 क्रिस्टलाइन वाटर्स है। अब इनमें भी दोनों ही मेटल सल्फेट है, दोनों ही मेटल सल्फेट है, लेकिन पहला वाला मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, दूसरे वाले की है 1। इसका एग्जांपल क्या है, मोर सॉल्ट। और तीसरे में है दोनों ही मेटल क्लोराइड, दोनों ही मेटल क्लोराइड, और इसमें भी 6 क्रिस्टलाइन वाटर उपस्थित है। मतलब कार्नालाइट में भी और स्कोनाइट में भी 6 क्रिस्टलाइन वाटर की जो मॉलिक्यूल है वो उपस्थित है। और कार्नालाइट में क्या हम लोगों को क्या दिखा कि कार्नालाइट में दोनों ही मेटल क्लोराइड है, पहला वाला मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 और दूसरा वाला मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, और ये तीनों हमारे डबल सॉल्ट, इसका सबसे एकदम खास एग्जांपल है। इसको नोट करो, इस स्लाइड को अपने नोटबुक में नोट करो, और अगर नोट करना हो गया तो इसके साथ साथ आगे बढ़ो। देखो भाई साहब, हम बोलना क्या चाह रहे थे, इसी के साथ साथ जो डबल सॉल्ट है, जो डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट ये सॉलिड स्टेट में इसका एग्जिस्टेंस एकदम बराबर है। मतलब जो डबल सॉल्ट है वो डबल सॉल्ट, उनमें से जो दो सॉल्ट है वो एडिशनल प्रोडक्ट के तौर पे जुड़े हुए हैं। अब ये जो डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट एकदम सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फेज में एकदम बराबर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर यही डबल सॉल्ट को एक्वास और सॉल्यूशन फेज में लेके आओगे तो दोस्तों खेल होगा इधर। अगर इसको एक्वास या सॉल्यूशन फेज में लेके आओगे, it dissociates और it ionized, मतलब ये अपने जो इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट आयंस है उनमें टूट जाएंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो डबल सॉल्ट है वो सॉलिड स्टेट में तो बराबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब उनको आप एक्वास फेज में या सॉल्यूशन फेज में ले जाओगे तो इट डिसोसिएट्स और आयोनाइज्ड इनटू इट्स इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट आयंस। तो डबल सॉल्ट इसकी एग्जिस्टेंस सॉलिड स्टेट में तो है, एक्वा स्टेट में है नहीं है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि सॉलिड स्टेट में आप डबल सॉल्ट को बराबर पाओगे, लेकिन एक्वास फेज में या सॉल्यूशन फेज में नहीं पाओगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन फेज या एक्वास फेज में जाते जाते डिसोसिएट कर जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, और आयोनाइज्ड होकर अपनी जो इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट आयन है उनमें टूट जाएंगे। तो आप आयन को पाओगे, डबल सॉल्ट को कतई नहीं पाओगे। किधर, एक्वास या सॉल्यूशन फेज में। समझ आया? तो देखो ये होता क्या है और कैसे होता है। आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिया, दिखाओ। अगर बोलोगे तो दिखाने की जिम्मेदारी भी आप पर आती है। तो मैं बोलूंगा जी बिल्कुल दिखाते हैं, दिखाने में क्या शर्म है।
K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये पोटास एलाम है। ये क्या है? पोटास एलाम है। अगर ये टूटेगा, ये भाई साहब सॉलिड फेज में बराबर आएगा, लेकिन जब भी आप इसको एक्वास फेज या सॉल्यूशन फेज में लेके जाओगे तो ये टूट जाएगा। 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। एक बात को सुन लेना, AXBY ये टाइप के जो सॉल्ट होते हैं ये कैसे टूटते हैं? XAY प्लस प्लस YBX माइनस, इनके तौर पे टूट जाते हैं। ये बेसिक कुछ चीज है। AXBY टाइप सॉल्ट इन तरीके से टूटते हैं। तो आप बोलोगे कि ये वाला हिस्सा इनमें टूट गया, ये वाला हिस्सा इनमें टूट गया और ये वाला हिस्सा इनमें टूट गया, तो ये अपने अपने इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट रहे हैं जी, बिल्कुल। इसके बाद देखो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, क्रिस्टलाइन वाटर नहीं टूटेंगे। ये कैसे टूटेगा? K प्लस प्लस Cl माइनस, ये एक हिस्सा होगा बराबर होगा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ये और एक हिस्सा होगा। देखो भाई साहब ऐसे टूट रहा है। ये कार्नोलाइट है, देखो ये एलाम है, ये कार्नोलाइट है। तो और एक क्या चीज और एक बाकी पड़ गया, वो है स्कोनाइट। इसको भी दिखा देते हैं। FeSO4 डॉट NH4 होल 2 SO4 डॉट 6H2O। ये मोर सॉल्ट है, ये स्कोनाइट भी है, ये स्कोनाइट की एग्जाम्पल है और इसकी नाम है मोर सॉल्ट। तो ये कैसे टूटेगा? Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे टूटेगा एक हिस्सा। और ये टूटेगा 2NH4 प्लस 2NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इस तरीके से टूटेगा। मतलब ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे टूट जाएंगे। इसको लिखो, ये सॉलिड फेज में है, ये सॉलिड फेज में ऐसे रहेंगे, सॉलिड फेज में ये लोग बराबर रहेंगे, लेकिन जब भी एक्वास या सॉल्यूशन फेज में लेके जाओगे तो ये भाई साहब अपना एग्जिस्टेंस खो देंगे और अपने खुद की जो इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट आयन है उनमें टूट जाएंगे। हो गया? हटाए। अगर हटाना हो गया तो देखो एक एग्जांपल देते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। इसको प्रूफ भी कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल आप सभी के सामने लेके आता हूं। एक बड़ा कंटेनर लो, बहुत बड़ा एक कंटेनर लो। इस कंटेनर में मोर सॉल्ट को लो। किसको? मोर सॉल्ट। इनको एक्वा सॉल्यूशन के तौर पे लो, मतलब मोर सॉल्ट की एक्वा सॉल्यूशन बनाओ। मोर सॉल्ट में क्या है? आप बोलोगे सर मोर सॉल्ट में है FeSO4 डॉट NH4 होल 2 SO4 डॉट 6H2O। ये है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल भाई साहब ये सब है। तो इनमें क्या क्या आयोन्स है? Fe2 प्लस है। इनमें क्या आयोन है? NH4 प्लस है। इनमें क्या आयोन है? SO4 2 माइनस है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। इनमें कौन सी आयोन है? देखो FeSO4 से Fe2 प्लस आया, NH4 2 SO4 से NH4 प्लस आया, दोनों ही SO4 से SO4 2 माइनस आया। अब बोलो इनको, ये जो मोर सॉल्ट की सॉल्यूशन है इनको तीनों टेस्ट ट्यूब में बांटो। जो एक मोर सॉल्ट की सॉल्यूशन थी इनको तीनों टेस्ट ट्यूब में बांट लो। मैं बोल रहा हूं क्या करने के लिए, मैं बोलता हूं। देखो भाई साहब तीनों काम करना पड़ेगा, तीनों। तो एक मोर सॉल्ट की एक्वा सॉल्यूशन थी, इनको हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में बांट लिया। तो जो पहला टेस्ट ट्यूब है इनमें पहले डाइल्यूटेड H2SO4 दो और उसके साथ साथ पोटासियम फेरी साइनाइड दो। क्या दोगे? पोटासियम फेरी साइनाइड दो। तो आप पाओगे कि टर्नबल ब्लू, ये कलर आ रहा है। क्या कलर आ रहा है? एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूटेड H2SO4 और उसके साथ साथ पोटासियम फेरी साइनाइड दोगे तो क्या आएगा? टर्नबल ब्लू आएगा। अगर ये आया तो आप बोलोगे इनमें Fe2 प्लस आयोन एग्जिस्ट करते हैं। क्या है? इनमें Fe2 प्लस आयोन एग्जिस्ट करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब
1 में हमने ये एक्सपेरिमेंट की और हमको ये पता लग गया। इसके बाद दूसरे में NaOH का सॉलिड क्रिस्टल दो, NaOH का सॉलिड क्रिस्टल दो तो एक गैस इवोल्यूशन होगा। NaOH का सॉलिड क्रिस्टल दो, NaOH का सॉलिड क्रिस्टल देने से एक गैस इवोल्यूशन होगा। क्या होगा? इधर से एक गैस इवोल्यूट करेगा, गैस इवोल्यूशन होगी। ये जो गैस इवोल्यूशन होगी इसके ऊपर नेस्लर सॉल्यूशन दो। क्या दोगे? नेस्लर सॉल्यूशन दो। नेस्लर सॉल्यूशन क्या होता है? ये कोऑर्डिनेशन का ही एक पार्ट है, हम बाद में बताएंगे। नेस्लर सॉल्ट क्या होता है? नेस्लर का एक सॉल्यूशन आता है, इसको हम बोलते हैं K2HgI4 पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये नेस्लर है। क्या है? ये है पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो ब्राउन कलर आएगा। क्या आएगा? ब्राउन कलर आएगा। अगर ब्राउन कलर आया तो आप भी जानते हो कौन सी गैस थी? ये जो गैस इवोल्यूशन हो रहा था ये कौन सी गैस थी? एमोनिया गैस थी। कौन सी गैस थी? एमोनिया गैस थी। एमोनिया गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए ही नेस्लर सॉल्यूशन की जो एक्चुअल यूज है वो एमोनिया की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ही है। तो NaOH का सॉलिड दोगे तो इधर से गैस इवोल्यूशन होगा, तो नेस्लर सॉल्यूशन देने से K2HgI4 पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड देने से या पोटासियम टेट्राआयोडिनोमर्क्यूरेट, ये IUPAC नोमेनक्लेचर है, बाद में सिखाएंगे। ये देने से ब्राउन एक कलर आता है, ये ब्राउन कलर आएगा। तो आप बोलोगे इधर क्या था? आप बोलोगे कि सर इधर ना NH4 प्लस आयन थी। क्या आयन थी? इधर NH4 प्लस आयन थी। तो देखो Fe2 प्लस इसके आइडेंटिफिकेशन हो गई, NH4 प्लस इसके भी आइडेंटिफिकेशन हो गए। अब देखो तीसरे टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब 2 था, ये टेस्ट ट्यूब 2 था। अब आपके सामने क्या है? टेस्ट ट्यूब 3। टेस्ट ट्यूब 3 में क्या होगा? आप बोलोगे कि पहले तो डाइल्यूटेड HCl से थोड़ा एसिडिफाई करो। ये सॉल्यूशन लो और डाइल्यूटेड HCl से थोड़ा सा एसिडिफाई करो, उसके बाद बेरियम क्लोराइड दो, BaCl2 दो, तो व्हाइट प्रेसिपिटेशन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेशन पड़ेगा। किसकी? आप बोलोगे बेरियम सल्फेट की व्हाइट प्रेसिपिटेशन पड़ेगा। किसकी? बेरियम सल्फेट की व्हाइट प्रेसिपिटेशन पड़ेगी। तो इससे हमको यह पता चलेगा कि इसमें SO4 भी है। मतलब आपको तीनों आइडेंटिफिकेशन हो गए। मतलब मोर सॉल्ट की एक्वा सॉल्यूशन लो, मोर सॉल्ट की एक्वा सॉल्यूशन में तीनों आयन उपस्थित है। अगर तीनों आयन उपस्थित है तो वो सॉल्यूशन को तीनों टेस्ट ट्यूब में बांटो। तीनों टेस्ट ट्यूब में बांटने से एक टेस्ट ट्यूब में ये दो टर्नबल्स ब्लू आएगा तो Fe2 प्लस उपस्थित है। एक टेस्ट ट्यूब में ये वाला हिस्सा दो, NaOH दो, NaOH देने से गैस इवोल्यूशन होगी। वो गैस इवोल्यूशन होने के बाद उसके ऊपर नेस्लर सॉल्यूशन दो। तो आप सभी जानते हो कि नेस्लर सॉल्यूशन से एमोनिया की आइडेंटिफिकेशन होती है। एमोनिया गैस की इवोल्यूशन हुई तो इसमें NH4 प्लस आयन मतलब एमोनियम आयन उपस्थित थे। उसके बाद तीसरे टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूटेड HCl दो, एसिडिफाई करो और उसके बाद BaCl2 सॉल्यूशन दो, तो बेरियम सल्फेट की व्हाइट प्रेसिपिटेशन उत्पत्ति होगी। तो आप बोलोगे कि SO4 भी है। मतलब ये तीनों आयन है। अगर ये तीनों आयन मोर सॉल्ट की एक्वा सॉल्यूशन में उपस्थित है तो आप बोलोगे कि सर हमको ये पता चल गया डबल सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन में अपने आप में ही एग्जिस्ट करते हैं। नहीं करते, क्योंकि डबल सॉल्ट टूट जाते हैं। किनमें? अपने इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट आयंस में से। यही उसका एक एक्सपेरिमेंट भी है। हो गया हटाए। इसको नोट कर लेना मेरे दोस्तों, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे उत्पन्न करते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। या पहले तो एक काम करते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की एक डिफरेंस बता देते हैं। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट अपने आयन में टूटते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं टूटते। यही एक्चुअल की बेसिक डिफरेंस आते हैं। डबल सॉल्ट क्या है? आप बोलोगे एग्जिस्टेड इन सॉलिड फेज,
या सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं। ये existed in solid as well as aqueous और सॉल्यूशन फेज। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक्वास फेज में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन फेज में भी एग्जिस्ट करते हैं और उसके साथ साथ सॉलिड फेज में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट्स और आयोनाइज्ड, कंप्लीटली डिसोसिएट्स और आयोनाइज्ड into their independent constituent ions, at aqueous और सॉल्यूशन फेज। मतलब ये जो डबल सॉल्ट है ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। किनमें? इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट आयन में से। किन फेज में? एक्वास और सॉल्यूशन फेज में। ये पार्शियली डिसोसिएट्स बट कोऑर्डिनेशन एक एंटिटी, एक थर्ड ब्रैकेटेड पोर्शन आता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी डजंट ब्रेक डाउन। मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है जहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की उपस्थिति होती है, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जहां पर सेंट्रल मेटल एटम को लिगैंड वगैरह पकड़कर रखते हैं, किससे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। लिगैंड क्या करते हैं? लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम को लिगैंड वगैरह पकड़ के रखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, डेटिव बॉन्ड से, और वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहता है, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से हम पुकारते हैं। वो पॉपुलरली नोन होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से। वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कभी नहीं टूटता। जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो आउटर कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। वो हम वर्नर की जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी होगी उसमें बताएंगे। वो काउंटर आयन वाला फेज वो टूटता है। मतलब जो पार्शियली डिसोसिएशन हो रही है, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नहीं टूटेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी की जो आउटर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला स्फीयर है, आयोनाइजेशन स्फीयर है, जहां पर काउंटर आयन की उपस्थिति होती है, वो टूटते हैं, तो पार्शियल डिसोसिएशन होती है। इसके साथ नंबर 3 पॉइंट पे क्या आती है? आप बोलोगे कि नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं, ये शोज आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ये डजंट शो एनी आइसोमेरिज्म। ये कोई भी आइसोमेरिज्म वगैरह नहीं दिखाते। ये वाला हिस्सा कोई भी आइसोमेरिज्म वगैरह नहीं दिखलाते हैं। 3 नंबर में ये आता है। 4 नंबर पे आते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर है, क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट्स। आप बोलोगे कि सर आपने दिखाया जो कार्नलाइट है, जो स्कोनाइट है, जो एलाम है, जो ब्लू विट्रियल है, जो ग्रीन विट्रियल है, जो वॉशिंग सोडा है, जो ग्लोवर सॉल्ट है, उन सभी में कहीं पर 6, कहीं पर 5, कहीं पर 10, कहीं पर 20, कहीं पर 24, ये सभी कहीं पर 6, ये सब हम बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन वाटर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? डबल सॉल्ट में। इधर नॉट नेसेसरी, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई सा भी बात नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। ये एक्चुअल में, ये आप बोलोगे कि ये एक्चुअल में इसका डिफरेंस है। तो आज हम इधर इंट्रोडक्शन और डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो अंत है वो कर रहे हैं। इसके बाद हम सिखाएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, और वार्नर ने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए थ्योरी दिया था, जहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर है, नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर है, वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम वगैरह क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ही क्यों चुना जाता है। उसके बाद हम बोलेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम आता है उसका 2 वैलेंसीज आते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट से निर्णय किया जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी लिगैंड नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर में से निर्णय किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। और वो जो एक्चुअल में सेकेंडरी वैलेंसी है, वो स्ट्रक्चर उसको एक्चुअल में एक्सप्लेन करते हैं।
ये हम बोल सकते हैं। जो ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन है वो कैसे होते हैं वो हम बताएंगे, और इसके साथ साथ हम और भी है ये एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो कि सिज्विक का थ्योरी है वो भी बताएंगे। और आज इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। आप सब बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत बहुत मेहनत करते रहिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए, अपने आप की पढ़ाई का और अपने आप की सेहत का भी बहुत बहुत ध्यान रखिए। इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।